जी, आज हम ग्लोब की स्टडी करेंगे। द ग्लोब, ग्लोब क्या है? ये जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये हमारी ज़मीन का एक मॉडल है। हमारी ज़मीन बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह ये ग्लोब में आपको ये शो हो रही है। तो ग्लोब की डेफिनेशन क्या है? ग्लोब है क्या? ए ग्लोब इज़ ए थ्री डायमेंशनल स्फेरिकल स्केल मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, ये ज़मीन का एक स्फेरिकल स्केल मॉडल ऑफ अर्थ है और इसको हम ज़मीन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ग्लोब बनाते हैं और उसको हम आगे फर्दर उसकी आगे हम स्टडी करते हैं। तो ग्लोब में हम देखते हैं जी। सबसे पहले मैंने शायद पहले दिन भी आपको बताया हो, मैं अगेन आपको दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ। जी, ज़मीन जो है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं और इक्वेटर की लाइन है जो कि ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। यहाँ पे आपको इक्वेटर की लाइन इस मैप के अंदर नज़र आ रही है। ये सारी इक्वेटर की लाइन है, ये दरमियान से बिल्कुल गुजर रही है ज़मीन के और ये ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। अच्छा, इसके अलावा एक और लाइन है, ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन नज़र आ रही है और नीचे एक और लाइन है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तीन लाइनें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। दरमियान में इक्वेटर की लाइन है, उससे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है और उससे नीचे इक्वेटर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन है। तो इस तरह हम ज़मीन को दो ट्रॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सारा एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, ये सारा जो एरिया है इसको हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। ये सारा क्या है? ये ट्रॉपिकल जोन है, ये ट्रॉपिक है, ये सारा इसको हम ट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ट्रॉपिक है क्या? जो हमारा सूरज है वो बिल्कुल आप समझें कि ट्रॉपिक ऑफ हमारा जो इक्वेटर है, बिल्कुल हमारा सूरज है वो इक्वेटर के ऊपर है, इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर है। हमारी ज़मीन के दरमियान में बिल्कुल ऊपर सूरज है वो मौजूद है। और ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, सारा ट्रॉपिकल एरिया में सूरज जो है वो ट्रॉपिकल एरिया के सर बुशरा को बोले माइक ऑफ कर ले। काइंडली आप उन्हें मैसेज कर दें कि अपना माइक जो है सर वो मैसेज किया है मैंने। अभी भी ऑफ नहीं हुआ। नो सर, ओके, मैं अब हो गया। ओके जी। तो ये सारा एरिया ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान का जो सारा इलाका है ये ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। यहाँ पर सूरज की गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। जब आप इन ट्रॉपिक से ऊपर निकलते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाएं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे आएँ, तो फिर जब आप इस ट्रॉपिक से बाहर निकलते हैं तो फिर सूरज की जो गर्मी है वो थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, ये नॉर्थ पोल है, और या आप साउथ पोल की तरफ जाएंगे, दरमियान से ज़रा आगे जाएंगे, तो सूरज की जो गर्मी है वो कम होती जाएगी। ठीक है। तो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर सूरज की गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ के जो लोगों का रंग है वो काला होता है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है। पाकिस्तान जो है वो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर नहीं है बल्कि थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए हमारी थोड़ी सी बचत होगी। वरना हमारे यहाँ भी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो और हमारे रंग भी बहुत ज़्यादा काले हों, लेकिन हम इस तरह बचत होगी क्योंकि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर हैं। तो हम बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर वाली जगह पे हमारे पास सारे सीजन्स हैं, क्योंकि हम ना इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर हैं और ना ही बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। हम बिल्कुल मुनासिब जगह पे मौजूद हैं, इसी वजह से हमारे पास 4 सीजन जो है वो आते हैं। तो पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर है, हमारे पास से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजर रहा है। सिंध में गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब है। पंजाब में आए तो थोड़ा सा और दूर हो जाता है, शुमाली इलाकों में जाएँ तो और दूर हो जाता है, वहाँ पर लोगों के कलर जो है वो वाइट होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह आप ऊपर जाएँ यूरोप, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इक्वेटर से बहुत दूर है, वहाँ पर लोगों के जो कलर्स हैं वो वाइट हो जाते हैं। यूरोप से भी आगे जाएँ तो फिर आगे आर्टिक ओशन आ जाता है, फिर उस नॉर्थ पोल आ जाता है, वहाँ पर तो बिल्कुल सर्दी है। तो इस तरह ये जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है लैटिट्यूड लाइंस, कि हमारा ये जो ग्लोब है या जो हमारी ज़मीन है, हमने अपने ग्लोब के ऊपर कुछ लाइंस लगाई हुई हैं। तो जो पहली लाइन है उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस। ये मैं आपको आगे पहले उसकी डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये जो आपको लाइंस शो हो रही हैं, ये गोल ज़मीन है ये सारी, और ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये सारी क्या हैं, ये लैटिट्यूड लाइंस हैं। अब हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। लैटिट्यूड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस रनिंग हॉरिजेंटली अराउंड द ग्लोब। ठीक है जी, तो ये इमेजिनरी लाइंस है और हॉरिजेंटल वे में ये ग्लोब के साथ ग्लोब पर जो वो लगी हुई हैं। आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स, इनका जो दूसरा नाम है लैटिट्यूड लाइंस का वो है पैरेलल्स। लैटिट्यूड लाइंस आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। इक्वी डिस्टेंट से मुराद के इनका फासला जो है वो सेम होता है। कोई लाइन जो है वो बड़ी छोटी या कोई कहीं से क्लोज या कहीं से ज़्यादा दूर जो है वो नहीं होती। तो ये देखें, ये हर साइड से इनका जो एक दूसरी लाइन के साथ जो फासला है वो बिल्कुल सेम है। ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज अबाउट 69 माइल्स 110 किलोमीटर्स अपार्ट। एक लाइन और दूसरी लाइन जो है मतलब एक डिग्री और दूसरी डिग्री के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो 69 माइल्स का होता है, 110 किलोमीटर्स आप उसे कह सकते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज़ द इक्वेटर। 0 डिग्री पे इक्वेटर है, द वाइडेस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ ग्लोब। और 0 डिग्री पे जहाँ पर इक्वेटर है वहाँ पर ज़मीन का सर्कमफेरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर की लाइन है, ये 0 डिग्री है। यहाँ पर ज़मीन का जो सर्कमफेरेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। और ऊपर जाएं तो ये 90 डिग्री तक है, और 1 डिग्री मतलब एक 0 से शुरू होना, फिर 1 2 0 1 2 3 इस तरह फिर ऊपर जा रहा है। तो 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 69 माइल्स या 110 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। उसके बाद देखें जी, लैटिट्यूड is measured from 0 to 90 degree north and 0 to 90 degree south. 90 degree north is the north pole and 90 degree south is the south pole. तो ऊपर जाएं तो नॉर्थ पोल है और नीचे जाएं तो साउथ पोल है। ऊपर भी 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और नीचे भी 90 डिग्री साउथ पोल है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल है। तो ये इन लाइंस को हम जो है वो लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। आगे इस स्लाइड को देखें। लैटिट्यूड क्या है, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर आल्सो नोन एज पैरेलल्स। इनको पैरेलल्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर द पैरेलल और रन इन द सेम डायरेक्शन एज इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर की डायरेक्शन में रन कर रही हैं, इक्वेटर की तरह की ये लाइंस हैं, इसलिए इनको लैटिट्यूड लाइंस कहा जाता है। आगे चले नेक्स्ट स्लाइड, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती हैं, पहले मैं उनकी आपको डायग्राम शो कर देता हूँ। जी आवाज़ आ रही है मेरी आपको? यस सर आ रही है। ओके जी, तो ये जो लाइंस हैं, ये देखें, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये लैटिट्यूड लाइंस हैं। अब हम इनको पहले स्टडी कर लेते हैं। लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं, कि इमेजिनरी लाइंस, ये लॉन्गिट्यूड है सर। एक मिनट, सॉरी ये ऊपर कॉल आ रही है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, एक मिनट। जी सॉरी, लॉन्गिट्यूड लाइंस कौन सी हैं, इमेजिनरी लाइंस आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। इनका दूसरा जो नाम है वो है मेरिडियंस, इनको मेरिडियंस भी हम कहते हैं, मेरिडियंस। लैटिट्यूड लाइंस को हम पैरेलल्स कहते हैं और लॉन्गिट्यूड लाइंस को हम मेरिडियंस कहते हैं। रनिंग वर्टिकली अराउंड द ग्लोब, और ये वर्टिकल वे में जो है वो ये रन कर रही होती हैं। अनलाइक लैटिट्यूड लाइंस, लॉन्गिट्यूड लाइंस आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं होती। लैटिट्यूड लाइंस पैरेलल थी और ये जो लाइंस है ये पैरेलल नहीं है। जैसे कि ये देखें, ये ऊपर पैरेलल कैसे, मतलब ये यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान यहाँ ज़्यादा है। यहाँ फिर ऐसे जाएंगे तो कम होता जाएगा, इधर भी जाएंगे तो डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। तो इसलिए ये पैरेलल नहीं है। मतलब कहीं पर डिस्टेंस, ये देखें यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ कम है, और यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए इनको हम पैरेलल्स नहीं कहते। मेरिडियंस मीट एट द पोल्स एंड आर वाइडेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर।
अभी वही बात है, ये देखें ये पोल्स पर ये मिल जाती हैं, सारी एक साथ मिल जाती हैं, और इक्वेटर पर जो है इनके दरमियान फासला जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। जो 0 डिग्री है, जिस तरह 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन जो है वो कहते हैं जी। ये देखें ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। अच्छा, ये जो प्राइम मेरिडियन की जो लाइन है, ये दुनिया में ये टाइम जोन के लिए यूज़ होती है। कैलेंडर्स जो हमारे टाइम जो बनते हैं, मतलब हर इलाके का जो टाइम है वो मुख्तलिफ है, वो इस लाइन से टाइम्स को जो है वो मेजर किया जाता है। उसके बाद आगे देखें जी, द डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड रन 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। तो जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं वो 90 डिग्री होती हैं, लेकिन ये जो लाइंस होती हैं ये क्या होती हैं, ये 180 डिग्री होती हैं, ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट होती हैं। अगेन ये देखें, ये जो है ये सारी जो है ये आपको लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है वो नज़र आ रही हैं, और ये दरमियान वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री है, ये इसे हम प्राइम मेरिडियन जो है वो कहते हैं, ठीक है जी। आगे एक और डायग्राम देखें, ये देखें ये टोटल, ये ओवरऑल ये सारी जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं ये टोटल है, और टोटल जो है वो 24 लॉन्गिट्यूड जो है वो लाइंस है। ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, द ग्लोब शोज 24 स्टैंडर्ड मेरिडियंस। तो ये जो आप सारी लाइंस हैं, ये अगर आप इन्हें गिनेंगे तो ये 24 ये लाइंस हैं। और दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो इसीलिए ये 24 लाइंस हैं। मतलब क्या है कि एक लाइन और दूसरी लाइन पे जो टाइम है वो मुख्तलिफ होगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर ज़ीरो, ये जो जहाँ पे मेरा पॉइंट है ये 0 डिग्री, अगर यहाँ पर जब आप समझे 12 बजे हैं तो इस जगह पे क्या होगा, 1 बजे होंगे, और अगर यहाँ 12 है तो इस जगह पे क्या है, इस जगह पे 2 होंगे। अगर यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 होंगे। यहाँ पर अगर 12 है तो यहाँ पर जो है वो 4 होगा, 4 बजे होंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है ये एक जो लाइन है वो 1 घंटे का जो डिफरेंस है वो शो कर रही होती है। और ये कितने डिग्री, एक लाइन और दूसरी डिग्री, जो दूसरी लाइन है उनमें कितनी डिग्री का फर्क होता है, ऑल स्टैंडर्ड मेरिडियंस आर 15 डिग्री अपार्ट। 15 डिग्री। हाँ जी, 0 से जो दूसरी लाइन आएगी, 0 वाली पहली लाइन है, और आगे जो दूसरी लाइन है वहाँ पर 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री पे दूसरी लाइन बनती है, 30 डिग्री पे तीसरी, और 45 डिग्री पे चौथी लाइन, ठीक है। इस तरह 15 डिग्री के बाद एक नई लाइन जो है वो बन जाती है, मतलब 15 डिग्री के बाद हमारा जो टाइम जोन है वो चेंज हो जाता है। अगर आपके इलाके में अगर दूसरा इलाका जो आपसे 15 डिग्री आगे है तो वहाँ पर जो वो 1 बजा होगा और आपके पास 12 बजे होंगे। द फर्स्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन इज़ अ प्राइम मेरिडियन। यहाँ पर ये जो 0 डिग्री होता है ये हमेशा प्राइम मेरिडियन इसे हम कहते हैं। अच्छा, प्राइम मेरिडियन के इस साइड पे कैलेंडर और होता है और इस साइड पे कैलेंडर और होता है, ठीक है जी। प्राइम मेरिडियन में आप देखें दोनों साइड पे एक साइड पे भी, राइट साइड पे भी 15 डिग्री और लेफ्ट साइड पे भी 15 डिग्री है, लेकिन ये जो प्राइम मेरिडियन होती है ना ये अमूमन जो है वो कैलेंडर चेंज हो जाता है। इस साइड पर अगर संडे है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, मंडे होगा। तो इस तरह ये जो है ना टाइम को मेजर करने के लिए ये जो लाइन है इनको ड्रॉ किया जाता है। आगे चले, नेक्स्ट है जी इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर को देखते हैं, इक्वेटर क्या होता है। द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर एट नून ऑन द 2 इक्विनॉक्सेस मार्च एंड सितंबर 20 या 21। अच्छा जी, अब क्या है, हम पहले नंबर पे तो हमने कहा कि जो इक्वेटर है 0 डिग्री होता है और वहाँ पर इक्वेटर के ऊपर जो सूरज होता है, और जो इक्वेटर जो कंट्रीज़ इक्वेटर के नीचे हैं वहाँ पर हमारे पास जो सूरज की शुआएं होती हैं ना वो क्या होती हैं, वो ऐसे तिरछी पड़ रही होती हैं। ये अगर सूरज है तो शुआएं ऐसे तिरछी पड़ रही होती हैं, और जो इक्वेटर होता है वहाँ पर सूरज जो है बिल्कुल ऐसे सीधी नीचे ऐसे शुआएं आ रही होती हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर जहाँ पे इक्वेटर होता है वहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो बिल्कुल सीधी नीचे आ रही होती है। तो लेकिन इक्वेटर जो है ना 100% जो सूरज है वो 100% इक्वेटर के ऊपर नहीं होता, सिर्फ 2 डेट्स में वो 100% है ना इक्वेटर के ऊपर होता है। एक होता है मार्च 20 या सितंबर 20,
या मार्च 21 या सितंबर 21, इन दो डेट्स पे 100% जो सूरज है वो इक्वेटर के ऊपर होता है। द इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। और जो इक्वेटर है, इक्वेटर जब वो ज़मीन को दो हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में। द इक्वेटर अपीयर्स हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल एट द वाइडेस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ ग्लोब। तो ये अगेन वही बात है कि इक्वेटर बिल्कुल हाफ वे में, बिल्कुल दरमियान में है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल दरमियान के अंदर है। और इक्वेटर की जगह पे ज़मीन का जो सर्कमफेरेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इक्वेटर जो है वो उस जगह पे है जहाँ पर ज़मीन का सर्कमफेरेंस सबसे ज़्यादा है। और इक्वेटर की टोटल लेंथ कितनी है? इक्वेटर की टोटल कितनी लेंथ है जी? इट इज़ 24,901.55 माइल्स, 24,901.55 माइल्स या 40,075.16 किलोमीटर, ये टोटल इक्वेटर की लंबाई है। अगेन ये देखें जी, ये आपको ग्लोब शो हो रहा है, ये प्राइम मेरिडियन की लाइन है, मैं आपको पॉइंटर ये देखें, ये प्राइम मेरिडियन है और ये क्या है? ये इक्वेटर है। ये इक्वेटर और ये प्राइम मेरिडियन, ये ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे जो है वो साउथ पोल है। आगे चलिए, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? ज़मीन के हाफ को हम हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है जी। ए हाफ ऑफ द अर्थ यूजली एज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हाफ्स बाय द इक्वेटर। मतलब अब अगर आप इक्वेटर को देखेंगे, अगर आप इक्वेटर की लाइन को देखेंगे सिर्फ, ठीक है, तो एक हाफ ये वाला है और एक हाफ जो है ये वाला है। तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर, तो ये दो हाफ्स हो गए, ठीक है जी। अगर आप प्राइम मेरिडियन को देखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे ज़मीन को, तो एक साइड पर जो है वो ईस्टर्न है और एक साइड पर वेस्टर्न है जी। ये आपको इधर ईस्टर्न और इधर जो है वो आपको ये वेस्टर्न एरिया जो है वो नज़र आएगा। नहीं, इधर ईस्टर्न है और इधर जो है आपको वेस्टर्न एरिया नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरह प्राइम मेरिडियन भी जो है वो दो हाफ्स में डिवाइड करता है और इक्वेटर भी ज़मीन को दो हाफ्स में। अगर दोनों लाइन एक साथ लगा दें तो टोटल कितने हाफ बन जाएंगे? 4। एक हाफ ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो ये टोटल जो है वो 4 हमारे पास हाफ जो है इन दो लाइनों की वजह से बन जाते हैं। अगेन ये देखिए नेक्स्ट इस डायग्राम में ये 4 हाफ यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये वाला जो हाफ क्या है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सारा, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। अगर ये वाला देखें तो सॉरी, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न है। ये वाला देखें तो ये वाला सारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये वाला कौन सा सारा? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ये सारा। आगे चले, नेक्स्ट है जी ग्रिड। अब आगे क्या होता है कि जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो ग्रिड बनाती हैं। ये देखें, ये लैटिट्यूड लाइंस है, ये लॉन्गिट्यूड लाइंस है, और दोनों जब मिलेंगी तो ये इस तरह का जो ग्लोब है, जो ग्रिड है, वो हमारा बन जाता है, ठीक है। तो ये इसे हम ग्रिड कहते हैं। अच्छा, इस ग्रिड का फ़ायदा क्या है? लाइनों का फ़ायदा क्या है? आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, दुनिया में कहीं पर भी आपने जाना हो तो आप सिर्फ गूगल पे लोकेशन लगाएंगे और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ज़मीन का जो एक एक इंच है वो इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस ने मेजर किया हुआ है। तो उस वजह से आप जहाँ पर भी जाना चाहें, आपने सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताना होता है और आप ऑटोमेटिक जो है वो उस जगह पे पहुँच जाते हैं। तो ये इनका जो है वो फ़ायदा होता है। आगे चले, प्राइम मेरिडियन क्या होता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हम प्राइम मेरिडियन जो वो कहते हैं। अगेन हम आगे पहले इसकी डायग्राम देखते हैं। ये देखें जी, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। द प्राइम मेरिडियन रन्स थ्रू द रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच, इंग्लैंड। द लोकेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1884 बाई इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अच्छा, अब इसकी मैं कहानी बताता हूँ, ये क्या बात यहाँ पे हुई है कि ये अगर आप देखें इस मैप में तो ये सारा प्राइम मेरिडियन है। ये कहाँ से गुजर रहा है? अगर आप, ये ज़्यादातर समंदर से गुजर रहा है, ये सारा समंदर है, और समंदर से ऊपर आए तो ये अफ्रीका से गुजर रहा है, और अफ्रीका से ऊपर आए तो ये यूरोप से गुजर रहा है, यूरोप में ये इंग्लैंड से गुजर रहा है, इंग्लैंड का एक इलाका है, ये इंग्लैंड है यहाँ पे जहाँ पे मेरा पॉइंट है।
जहाँ पे मेरा पॉइंट है यहाँ पे इंग्लैंड है, और यहाँ पर इंग्लैंड का एक इलाका है उसका नाम है ग्रीनविच, और ये ग्रीनविच के इलाके से भी गुजर रहा है। तो हालांकि ये काफ़ी सारे इलाकों से गुजर रहा है, लेकिन क्या हुआ कि 1884 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ, और जो ग्रीनविच है, जो इंग्लैंड का इलाका है, उसको जो है वो स्टैंडर्ड एरिया टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है उसे मान लिया गया। जीएमटी उसे कहते हैं, या ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, यूटी या यूनिवर्सल टाइम उसे कहते हैं। ठीक है, कि हम पूरी दुनिया का टाइम जो वो इस ग्रीनविच से मेजर करेंगे, तो ग्रीनविच को जो एक स्टैंडर्ड जो वो एरिया जो वो मान लिया गया 1884 के अंदर। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द ग्लोब इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्लोब को वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। काइंडली अपना माइक म्यूट कर लेंगे, बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, आप सारे मैच्योर हैं, थोड़ा मैच्योरिटी का सबूत दें। अगर आपने बात नहीं करनी, बोलना नहीं है, तो माइक ऑन करने का क्या फ़ायदा है, और बाकी क्लास को डिस्टर्ब करके मेरा नहीं ख्याल आपको कोई सवाब मिल रहा होगा। अगर आपको सवाब मिल रहा है तो आप अपने सारे माइक ऑन रखें फिर। जी, तो जी हम बात कर रहे थे कि प्राइम मेरिडियन जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ज़मीन को डिवाइड, ये प्राइम मेरिडियन है, तो इधर ये हमारा क्या है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और ये वाला जो है ये सारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। जी, आगे देखें, द टाइम एट 0 डिग्री इज कॉल्ड यूनिवर्सल टाइम, यूटी और ग्रीनविच मीन टाइम। तो जो 0 डिग्री पे जो टाइम होता है उसे यूटी यूनिवर्सल टाइम कहा जाता है, या ग्रीनविच मीन टाइम उसे कहा जाता है। विद द ग्रीनविच मेरिडियन एज द स्टार्टिंग पॉइंट, ईच 15 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट मार्क्स ए न्यू टाइम जोन। जैसे कि मैंने कहा कि टोटल जो है वो कितनी लाइंस है, लॉन्गिट्यूड कितनी लाइंस है, हाँ जी, साथ साथ आपका टेस्ट भी लें, 24, और एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान कितनी डिग्रीज का फासला है, कितनी डिग्रीज का, 15 डिग्रीज, वेरी गुड। तो जी, तो 15 डिग्रीज के बाद जो टाइम जोन जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब जो 0 डिग्री पे टाइम है वो 12 बजे हैं, तो 15 डिग्री पे क्या होगा, 15 डिग्री पे वो 1 बजे होंगे, और 30 डिग्री पे वो 2 बजे बज जाएंगे।